हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। जैसे कि आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम्स चल ही रहे हैं और 16th को आपका बायोलॉजी का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर कुछ रिवीजन नोट्स हैं। तो हेयर आई कम विद द नोट्स। तो हम लोग यहाँ से रिवाइज करेंगे, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, जितना हमसे एंड टाइम तक रिवाइज हो पाता है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि आपका हम चैप्टर 2 से हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, ये रहा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट जो है वो बेसिक था रिप्रोडक्शन का, वो आपके सिलेबस में नहीं है तो उस पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोगों को बेसिक्स नॉलेज, रिप्रोडक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आपको पहले से ही पता होगा। आप लोग पढ़ चुके होंगे, अपना 10th क्लास में आपने पढ़ा भी है और कुछ टर्म्स हमने पहले भी पढ़ चुकी हैं। तो चलो थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। Reproduction ensures continuity of species generation after generation as the older individuals undergo senescence and die। जैसे कि इसमें क्या बोला गया है कि जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है, स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी के लिए होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई भी स्पीसीज़ अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगी तो वो जो स्पीसीज़ है उसकी एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। फिर वो अगले जनरेशन में या हमारे आने वाली जनरेशन में वो चीज़ दिखाई नहीं देगी। तो अपनी कंटिन्यूटी या फिर अपने एग्जिस्टेंस को बोले कि अपनी प्रेजेंस को बनाए रखने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट में। तो फ्लावर जैसे कि आपको पता है कि क्या है, फ्लावर हमारी एक मॉडिफाइड स्टेम होती है। पेड़ होता है, प्लांट होता है, उसकी स्टेम निकलती है, देन फ्लावर बनता है, यू ऑल नो। तो वो जो आपका फ्लावर है वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह भी काम करता है एंजियोस्पर्म प्लांट्स में। और एंजियोस्पर्म क्या होते हैं और जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं आपको बहुत अच्छे से पता होगा। नहीं पता है तो बता देते हैं। जो आपके एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जो फ्लावर जिसमें फ्लावरिंग और फ्रूट्स, जो कि फ्रूट और फ्लावरिंग होती हैं, उन प्लांट्स को बोलते हैं एंजियोस्पर्म। और जिन प्लांट्स के अंदर फ्रूट्स एंड फ्लावरिंग नहीं होती उनको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। तो फ्रूट और फ्लावरिंग वाले तो आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे, बट जिसमें फ्रूट्स एंड फ्लावरिंग नहीं होती वो भी आपको पता है। जैसे कि पाइन्स के हो गए, साइकस हो गया, इस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। क्योंकि वो कोई भी फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करता, ना ही कोई भी फ्लावर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि आपको पता है टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर जो है हमारा, उसके पास 4 वॉल्स होते हैं। फ्लारल अपेंडेजेस होती हैं, अटैच होती हैं एक दूसरे से। कैलेक्स हो गया, कॉरोला, एंड्रोशियम। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी। एंड्रोशियम उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं और गायनेशियम कहते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। तो स्टैमन आता है आपके, स्टैमन जो आता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है। और जो आपका फीमेल में आता है वो आता है ओवेरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है। ठीक है, तो स्टैमन में आपका क्या आएगा, स्टैमन में आपका आ जाता है एंथर एंड फिलामेंट। ये 2 चीज़ें जो होती हैं ये आपके स्टैमन में आती हैं और यही होते हैं आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो ये आपको पता होगा। तो चलिए, तो पहले क्या होता है, पहले हम चीज़ें पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। कि कैसे जो हमारा प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब कहने का ये है कि जब प्लांट हमारा रिप्रोडक्शन करेगा तो उससे पहले उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो अपने अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो कैसे वो गैमेट्स बनते हैं वो सारी चीज़ें हम इस में पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन में उन्होंने क्या बोला है कि सेवरल स्ट्रक्चर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्रिमोडियम, इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म दैट बियर्स फ्लोरल बर्ड्स एंड देन फ्लावर। मतलब कुछ चेंजेस पहले क्या होगा, कुछ ऐसे चेंजेस होंगे प्लांट्स के अंदर, फर्टिलाइजेशन मतलब स्ट्रक्चर इवेंट्स, हार्मोनल चेंजेस होंगे, तभी तो क्या एक बर्ड बनती है, प्रीमोडियम बर्ड बनेगी। फिर धीरे धीरे उसमें ऐसे इस तरीके से बर्ड्स निकलेंगी। फिर आपको पता है कली बनती है, बर्ड्स होंगे कली, फिर धीरे धीरे पेटल्स क्या होंगी, ओपन होंगी, फ्लावर बनेगा। ठीक है, बर्ड्स बनेंगी, फ्लोरल बर्ड्स बनती हैं, देन फ्लावर आपका बन जाता है। ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, ये आपको पता ही होगा। तो फ्लावर में जो मेल होता है, मेल पार्ट को बोलते हैं एंड्रोशियम,
ये चीज़ याद रखना, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी आता है हमें मेल तो पता है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि एंड्रोशियम क्या एंड्रोशियम पार्ट कौन सा होता है फ्लावर में, आपको ऑप्शन दे दिए तो आपको ओवेरी बोल दिया, आपको बोल दिया स्टैमन, आपको स्टाइल आपको बोल दिया स्टिग्मा। तो आपसे पूछा कि इन चारों में से बताइए कि एंड्रोशियम पार्ट ऑफ द फ्लावर कौन सा है। तो अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि एंड्रोशियम मतलब मेल, और मेल में आता है स्टैमन, और स्टैमन में आता है एंथर एंड फिलामेंट। तो ये चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है, अगर नहीं पता होगी तो दिक्कत होगी और आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। और फीमेल को बोलते हैं गायनोशियम। डिफ्रेंशिएट, ये डिफ्रेंशिएट करेंगे फ्लावर के अंदर, डेवलप करेंगे, मेल और फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। यही प्री फर्टिलाइजेशन आपके इवेंट्स हो जाते हैं। ठीक है। तो अब जैसे कि हम पहले पढ़ते हैं कि कैसे आपके मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होगा? स्टैमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड अ पोलन ग्रेन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और किस तरीके से मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। तो जो स्टैमन है, स्टैमन कंसिस्ट लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। स्टैमन क्या होती है? एक लंबी सी, ये देखिए, ये स्टैमन क्या है? ये देखो एंथर, ये जहाँ आ रहा है, ये एंथर आ रहा है ना, एंथर की ये जो चीज़ आ रही है, इसी को हमने बोला है फिलामेंट। फिलामेंट ही हमारी क्या होती है? एक स्टॉक होती है, लंबी सी लेट जा रही होती है, इसमें एंथर कनेक्ट होता है, तो इसको पूरे को हम स्टैमन कह देते हैं। इस पूरे पोर्शन को हम स्टैमन कह देते हैं। देखो इस तरीके से, ये आपका एंथर, ये इस चीज़, ये है फिलामेंट और ये है एंथर। तो स्टैमन क्या हुई? एक स्टॉक है लंबी सी, उसको हमने स्टैमन कह दिया है। जनरली बायलॉब्ड एंथर्स होते हैं। ईच लॉब कंटेन्स 2 थीका। तो जैसे कि आपको पता है कि जो एंथर होता है वो बायलॉब्ड होता है, बायलॉब्ड स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से बायलॉब्ड, ये रहा बायलॉब्ड, इसको बायलॉब्ड कहेंगे। 2 लॉब हैं इसके अंदर। ठीक है। तो ईच लॉब में दो थीका होते हैं, तो इसको जैसे डाइथीशियस भी कहा जाता है। दो तीखा मतलब क्या कहते, थीका होंगे दो, एक दो, तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो इसको हमें डाइथीशियस भी कहा जाता है एक लॉब में। और हमारा जो एंथर क्या है? वो बायलॉब्ड है। तो आपके पास कितने तीखा हो गए? 4। ठीक है। एंथर इज 4 साइडेड स्ट्रक्चर, कंसिस्ट 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 इन ईच लॉब। अब जैसे कि आपको पता है जो एंथर का स्ट्रक्चर है वो क्या करता है? इस तरीके से स्ट्रक्चर था, 4 साइडेड स्ट्रक्चर है। तो 4 साइडेड स्ट्रक्चर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इस तरीके से होंगे। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में फिगर भी दिखाती हूँ। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, ये चीज़ याद रखना। एंड 2 इन ईच लॉब, तो 2 लॉब थी ना, बाय लॉब्ड स्ट्रक्चर था, तो 2, एक इधर होगा, तो 2 ईच में होंगी। इस जैसे कि अब हमने ये बताया माइक्रोस्पोरेंजिया। अब देखिए इस फिगर को ध्यान से देखना। ठीक है। थोड़ी सी वैसी हो रही है फिगर, ये देखिए, ये थीका थे इस तरीके से। एंथर का ये डाइसेक्शन एरिया, ये रहा, ये इस तरीके से लाइन ऑफ डायसेंस, फिलामेंट स्टॉकेरी, पॉलन ग्रेन्स एंड पॉलन सैक, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। और ये डायग्राम आपको उसमें भी दिया हुआ है। डायग्राम मत देखिए, एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना अपने बोर्ड एग्जाम्स में। अगर आपको कंटेंट थोड़ा कम आ रहा है, अगर आपको डायग्राम्स बहुत अच्छे से आ रहे हैं, अगर आप डायग्राम के बेसिस पे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो आपको उसके मार्क्स मिलते हैं। थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव आपका जो क्वेश्चन का होगा बहुत अच्छा होगा आंसर का। तो अगर थ्योरी कम लिख पा रहे हो, अगर आपने डायग्राम, उसको डायग्राम लिख दिया और डायग्राम को ही 2-4 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया तो उसके मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो डायग्राम्स आपको, डायग्राम्स की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेनी है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है? डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक विच कंटेन पॉलन ग्रेन्स। जैसे कि आपने पढ़ा था, हमने ये चीज़ देखी थी, इस तरीके की फिगर है। यहाँ पर आपके माइक्रोस्पोरेंजिया थे, ये माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर क्या बना लेते हैं? ये पॉलन सैक बना लेते हैं, और जिसके अंदर आपको क्या मिलते हैं? पॉलन ग्रेन्स। क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स। और पॉलन ग्रेन्स ही जनरली आपके क्या होते हैं? मेल गैमेट होते हैं। यू ऑल नो अबाउट दैट। तो ये आपके जनरली क्या होते हैं? मेल गैमेट्स होते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया इज जनरली सराउंडेड बाय 4 लेयर्ड वॉल्स। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो 4 लेयर से सराउंडेड होता है। एक होता है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैप्टम। और इनर मोस्ट लेयर को ही हम टैप्टम बोलते हैं, जो कि क्या काम करती है? डेवलप करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है आपके पॉलन ग्रेन्स को। ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। इसको ये एक पूछा भी जाता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टैप्टम, एक नंबर में भी आ जाएगा। राइट द फंक्शन ऑफ टैप्टम, किसी भी तरीके से एक नंबर में बहुत आसानी से पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ को याद रखना कि टैप्टम क्या काम करती है? टैप्टम काम करती है, नरिशमेंट का काम करती है। नरिशमेंट देती है किसको?
पोलन ग्रेन्स को। ठीक है, तो स्पोरोजेनियस टिश्यूज़, अब देखिए इसमें क्या होता है, जब स्पोर्स जहाँ प्रेजेंट होते हैं, जहाँ ये फिगर दिखाती हूँ, ये इस तरीके की फिगर होगी, इस तरीके का डायग्राम होगा। ये रहा, पहली लेयर होती है आपकी एपिडर्मिस, फिर होती है एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर होती है, देन होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये रही आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो माइक्रोस्पोर्स हमने पढ़े हैं, जो कि माइक्रोस्पोर्स बाद में क्या बना लेती है, पोलन सेक बनाती है, और फिर पोलन सेक के अंदर क्या बन जाते हैं आपके पोलन ग्रेन्स। इसी से ही पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ये चीज़ याद रखना। एंड देन ये टेप्टम, टेप्टम बिल्कुल इसके पास में होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल के पास, जो कि क्या कर रही है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, क्या प्रोवाइड करें, नरिशमेंट। तो स्पोरोजीनियस टिश्यूज़ भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, उनके फंक्शंस पढ़ लेते हैं। ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, होमोजीनियस सेल्स विच आर प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम व्हेन एंथर इज यंग, जब एंथर यंग होता है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स कब बनेंगे, जब एंथर मिच्योर होगा। तो जब यंग होता है, छोटा होता है, ज़्यादा मिच्योर नहीं होता, तो ईच जो माइक्रोस्पोर्स पहले तो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, तो उसके चारों तरफ क्या होती है, स्पोरोजेनियस टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, जो कि उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो कि अरेंज होते हैं होमोजीनियस सेल में, और यही जाके आगे माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर्स बना लेते हैं, और फिर वो डेवलप हो जाते हैं किसमें, पोलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन का बनना, दैट प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। डेफिनेशन याद कर लेना भाई, आएगी। ठीक है, अब लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल से उससे पोलन ग्रेन का बनना बाय रिडक्शनल डिवीजन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब मुझे कोई ये बताए कि रिडक्शनल डिवीजन को क्या कहते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल इन 11th क्लास, आपको पता होगा रिडक्शनल डिवीज़न किसे कहते हैं। तो रिडक्शनल डिवीज़न हम बोलते हैं मियोसिस को, मियोसिस। तो यहाँ पर मियोसिस होता है, मियोसिस सेल डिवीज़न होगा, मियोसिस बाय द मियोसिस से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पोलन ग्रेन्स में। ठीक है, तो कौन सा साइकिल होता है यहाँ पर, मियोसिस होता है, माइटोसिस नहीं होता, क्योंकि माइटोसिस को क्या बोलते हैं हम, एक इक्वेशनल डिवीज़न। और आपको पता होगा माइटोसिस ऑटोजोम्स मतलब अदर सेल्स में होता है, और मियोसिस ओनली सेक्स क्रोमोसोम्स में होता है, या सेक्स सेल्स में बोलिए, जहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो जहाँ पर भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा वहाँ पर क्या होगा, मियोसिस होगा। ठीक है, चलिए उसी को ही रिडक्शनल कहा जाता है। द cells of sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrad. As the anther mature and dihydrate, the macrospore dissociates and develops into pollen grains. तो सबसे पहले जब एंथर हमने क्या पढ़ा, जब हमारा एंथर इमेच्योर होता है तो वो कौन सी सेल से सराउंड्स होता है, स्पोरोजेनियस टिश्यूज़ में, और यही स्पोरोजेनियस टिश्यूज़ जाते हैं मियोटिक डिवीज़न में, जो कि फॉर्म करते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। 4 माइक्रोस्पोर इस तरीके से टेट्राड बना लेते हैं, फिर वो एंथर मिच्योर होता है, डाइहाइड्रेट होगा, देन वो माइक्रोस्पोर डिसोशिएट होकर क्या किस में डेवलप हो जाते हैं, वो बन जाते हैं पोलन ग्रेन्स आपके, जिसको हम बोलते हैं मेल गैमेट्स। आया समझ में, आई होप आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ में आई होगी। देखिए अब ये चीज़ यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हमने क्या पढ़ा था, हमने की क्या चीज़ देखी थी, ये आपके, ये सपोज करो ये लोब है, एक लोब, ये दूसरा लोब है। ठीक है, पहले ये टिश्यू थे आपके, यहाँ पर टिश्यू, धीरे धीरे ये टिश्यू जो थे, यहाँ पर टिश्यू वो किस में हो गए, माइक्रोस्पोर्स में कन्वर्ट हुए थे, देन ये पोलन ग्रेन्स में बन गए। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे ये सारे क्या हैं, पोलन ग्रेन्स हैं, जो कि मियोटिक डिवीज़न के बाद माइक्रोस्पोर कन्वर्ट्स हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स में। ठीक है, ये फिगर है। तो पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेट्स, मेल गैमेट को पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है। पोलन ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ 2 लेयर्ड वॉल, 2 लेयर्ड वॉल होती हैं, इस तरीके से 2 लेयर्ड वॉल होती हैं। एक होती है एक्साइन आपकी, एक होती है एंटाइन होती है। ठीक है, 2 वॉल होंगी, ऐसे 2 वॉल होंगी पोलन ग्रेन की, एक एक्साइन होगी और अंदर एक होती है एंटाइन। ठीक है, तो
अब जो एग्जाइन है वो किसकी बनी होती है? मेड ऑफ स्पोरोपोलिन की बनी होती है। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर नोन। इट कैन विदस्टैंड it it can withstand high temperature and strong acid alkali. No enzyme can degrade sporopollenin. जो एक्साइन की जो लेयर है वो स्पोरोपोलिन से बनी होती है। इतनी हार्ड होती है, इतनी रेजिस्टेंट होती है कि कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जो अब तक नोन है, अब तक जाना गया, इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, इसको तोड़ नहीं सकता, इसको ख़राब नहीं कर सकता। ये एज इट इज़ की एज इट इज़ बनेगी। चाहे आप इसको हाई टेम्परेचर पे रख लो, हाई एसिड पे रख लो, हाई अल्कलाई पे रख लो, कोई एंजाइम भी इसको, कोई भी एंजाइम जो कि ब्रेक कर सके इसकी वॉल को ब्रेक नहीं कर सकता। इस स्पोरोपोलिन इतना ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। और इंटाइन जो अंदर की वॉल होती है वो थिन होती है, कंटिन्यूस लेयर होती है, जो किसकी बनी होती है? सेलुलोस और पैक्टिन की बनी होती है। ये चीज़ याद रखना, कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाता है 1 मार्क्स में कि एक्साइन की लेयर किससे बनी होती है और इंटाइन किससे बनी होती है। एक्साइन स्पोरोपोलिन से बनी होती है और इंटाइन आपकी सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है, ठीक है। फिर उसमें जम्प स्पोर होते हैं। जम्प स्पोर अपर्चर्स ऑन एक्साइन वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट फॉर्म्स पोलन ट्यूब। अपर्चर्स होते हैं एक्साइन के ऊपर वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट, जहाँ पर कुछ ऐसे जम्प स्पोर्स होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर पूरी तरीके से बनी होगी तो कोई भी फिर पोलन ट्यूब का क्या होगा? जर्मिनेशन नहीं होगा, पोलन ट्यूब नहीं बनेगी। तो जो पोर्स होते हैं जहाँ से आपकी जो पोलन ट्यूब है वो फॉर्म करती है, तो वो जो छोटे छोटे अपर्चर्स होते हैं ना एक्साइन में, वहाँ पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, ठीक है। और क्या क्या होता है? और आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी जो कि सराउंड करेगी साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन को। ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं आपके पोलन ग्रेन में, ठीक है। मेच्योर पोलन कंसिस्ट 2 सेल्स विद न्यूक्लियस, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। जब आपका पोलन ग्रेन बनता है फिर आपका मेच्योर पोलन ग्रेन बनता है, जिसमें इस तरीके से 2 सेल्स होती हैं, ठीक है। एक होती है वेजिटेटिव और एक होती है जनरेटिव, ठीक है, जनरेटिव होती है। तो जो वेजिटेटिव होती है वो बिगर होती है, बड़ी होती है, क्योंकि उसके अंदर अबेंडेंट वो फूड रिजर्व करके रखती है टू प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द पोलन ग्रेन। इरेगुलर न्यूक्लियस होगा इसके अंदर, एक न्यूक्लियस भी होता है जो इरेगुलर होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होती है? डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट के लिए होती है वेजिटेटिव सेल। और जनरेटिव सेल क्या काम करती है? स्मॉल होती है, इन्वॉल्व इन सिनगैमी फ्यूज विद एन एग। ये क्या काम करती है? जब सिनगैमी प्रोड्यूस करती है फ्यूज विद एन एग, मतलब ये जनरेटिव सेल ही जाती है जब फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट का। जब मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा तो उसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो जनरेटिव सेल का होता है, यही फ्यूज़ होती है ओवेरी, एग जो होगा ओवा, फ्लावर का ओवा जो होगा उसके साथ फ्यूज़ कौन करेगा? आपका जनरेटिव सेल ऑफ पोलन ग्रेन। ओके, आया समझ में। और वेजिटेटिव सेल क्या करती है? उसको नरिशमेंट या उसके डेवलपमेंट में हेल्प करती है, और कोई काम नहीं होता वेजिटेटिव सेल का। ये चीज़ याद रखना, फंक्शंस पूछे जाते हैं और आते भी हैं भाई एग्जाम में। ओके, आपका पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। तो जो आपके हम पढ़ रहे थे जनरेटिव सेल्स, उसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, इसका इरेगुलर था, ठीक है। ये इसका डेंस तो काफ़ी डेंस साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस है, ठीक है। ये वेजिटेटिव सेल्स है जो कि बड़ा है, और ये जनरेटिव सेल्स हैं। तो इसमें एक चीज़ और दी है, पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज, pollen grains of many species Parathenium cause several allergies and bronchial disease in some people and leads to chronic respiratory डिसऑर्डर्स, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। तो क्या होता है, कुछ लोगों को ना पोलन एलर्जीज भी होती है, जिसकी कोई स्पीसीज़ है स्पेसिफिकली पैराथेनियम, जिसको बोला गया है कि जैसे कि भी बाहर कभी जैसे बाहर से एक्सपोर्ट्स वीट के साथ, ये एक हमारी इन्वेसिव ग्रेन्स था, मतलब इन्वेसिव डिजीज़ वो थी स्पीसीज़ जो कि इंडिया में आ गई थी बाहर से, जिसकी वजह से जिसके पोलन क्या करते सेवरल एलर्जीज़ को उसने कॉज किया था। तो सेवरल एलर्जीज़ को कॉज करने में जिसमें मेन है आपके ब्रोंकाइल डिजीज़ भी हो सकती है, आपको अस्थमा भी हो सकता है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ज़्यादातर ये कॉज करती है,
ठीक है। चलिए, पोलन ग्रेन क्या होता है, रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, तो सम आर यूज्ड एज पोलन टेबलेट्स की तरह भी हम इसको यूज़ करते हैं, फूड सप्लीमेंट की तरह, क्योंकि इसमें रिच न्यूट्रिएंट्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि वेजिटेटिव सेल के अंदर फूड रिजर्व होता है, बहुत फूड रिजर्व होता है पोलन ग्रेन को क्या करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो ये जितने अमाउंट में फूड रिजर्व है, अगर आप उसको एज इट इज़ खाओगे तो आपको एज अ फूड सप्लीमेंट में भी हेल्प होगी। तो वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन वेरीज विद स्पीसीज टू स्पीसीज एंड शुड लैंड ऑन स्टिग्मा बिफोर दिस पीरियड टू जर्मिनेट. Pollen grain of large number of species are stored in liquid nitrogen at temperature called pollen bank. वायबिलिटी पोलन ग्रेन की बहुत ज़्यादा होती है, वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है, क्योंकि ऐसा नहीं है जब स्टिग्मा के जब फर्टिलाइजेशन होता है पोलन ग्रेन एंथर से रिलीज होकर स्टिग्मा पे गिरते हैं, स्टिग्मा से फिर अंदर जाएंगे ओवेरी में, तो कितना टाइम लगे और कब जाके वो डिफ्यूज़ होंगे इसका आपको इसका पता नहीं है कि कब जाके वो जर्मिनेट होगा, तो उसका टाइम ज़्यादा हो सकता है। तो तब तक पोलन ग्रेन क्या करता है, सर्वाइव करता है, डैमेज नहीं होता। ऐसा नहीं आज पोलन ग्रेन एंथर से निकला, अगर वो ओवेरी तक 2 दिन में नहीं पहुंच पाया तो वो मर जाएगा, ऐसा नहीं है। काफ़ी टाइम तक ये क्या है, कभी डिग्रेड नहीं होता, काफ़ी टाइम तक बना रहता है। ठीक है। और पोलन ग्रेन है जो नंबर ऑफ स्पीसीज को उसको स्टोर करके भी रखा जा चुका है, जिसको पोलन बैंक कहते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में। तो ये था हमारा प्री फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में हमने मेल गैमेट हमारा बन चुका है, अब हम पढ़ेंगे कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अभी तक हमने एंड्रोशियम के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे यहाँ से गाइनोशियम के बारे में। पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रॉयसैक, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है फ्लावर के अंदर। तो देखो, पहले तो गैमेट्स प्रिपेयर होंगे तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो मेल गैमेट बन गया। अब हम बात करेंगे फीमेल गैमेट के बारे में। चलिए, Gynoecium may consist of single pistil, monocarpellary and more than one pistil, polycarpellary which may be fused syncarpus और free apocarpus। देखिए, इस चीज़ का ध्यान रखना, इन वर्ड्स का पूछा भी जाता है। ठीक है। इसमें क्या बोला है, पिस्टल जो होती है, एक सिंगल पिस्टल, अगर सिंगल पिस्टल प्रेजेंट है गाइनोशियम में तो उसको मोनोकार्पेलेरी कहेंगे, एक से ज़्यादा है तो उसको पोलीकार्पेलेरी कहेंगे, और जो कि फ्यूज होती है सिनकार्पस भी होगी, फ्री एपोकार्पस भी होगी। एग्जाम्पल, मल्टी कार्पेलेरी एंड सिरकार्पस पिस्टल एंड पेपावर, मल्टी कार्पेलेरी एंड एपोकार्पस पिस्टल एंड मिचेलिया, ये आपको दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट, 3 पार्ट होते हैं पिस्टल के, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। इनसाइड द ओवेरी इज ओवेरियन कैविटी होती है, लॉक्यूल। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। मेगास्पोरेंजिया, जिसको ओव्यूल्स कहते हैं, जो कि किससे बनते हैं, प्लेसेंटा से बनते हैं। ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं कि ओव्यूल क्या होता है। उसमें हमने माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ा था, यहाँ हम पढ़ेंगे मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, टर्म्स याद रखिएगा ओव्यूल के बारे में। ओव्यूल को फॉर्मेशन, ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू प्लेसेंटा, जो कि प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है। फ्यूनिकल स्टॉक होती है, वो भी ओव्यूल्स टू अटैच्ड होती है। हिलम होता है जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। इंट्यूग्यूमेंट्स होती है, प्रोटेक्टिव एनवलप्स होते हैं। माइक्रोपाइल होती है, माइक्रोपाइल क्या होती है, स्मॉल ओपनिंग होती है। ये स्ट्रक्चर है बेटा जो ओव्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो ये चीज़ याद रखिए कि क्या होता है। मैं आपको फिगर दिखाऊंगा, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। माइक्रोपाइल होती है, स्मॉल ओपनिंग होती है टिप ऑफ द ओव्यूल इनटू वेयर पोलन ट्यूब्स एंटर। माइक्रोपाइल ऐसा एरिया है जहाँ पर छोटी सी ओपनिंग होगी, जहाँ से पोलन ट्यूब जो है वो एंटर करेगी टू रिलीज पोलन ग्रेन इनटू द ओव्यूल, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम फिगर पे बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये फिगर है, यहाँ पर हम डायग्राम देखेंगे। चलाइजा होता है, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल होगा। न्यूसेलस होते हैं, 2n। मास ऑफ सेल्स इनक्लोज इन इंट्यूगमेंट्स में होता है, हैज़ अबेंडेंट फूड रिजर्व। तो आपके इंट्यूगमेंट्स में क्या होते हैं, फूड रिजर्व्स होते हैं। देखो, हाइलम जंक्शन बताया था, फ्यूनिकल ये रहा, माइक्रोपाइल ये रहा जहाँ पर ये ओपनिंग है, माइक्रोपाइल पोल है, आउटर इंट्यूगमेंट ये रही, इनर इंट्यूगमेंट, न्यूसेलस ये रहा अंदर, और ये एम्ब्रॉयसैक है, एम्ब्रॉयसैक, और ये चलाइजल पोल है। ठीक है, इन सब का काम होता है हेल्प कराने का, माइक्रोस्पोर मेगा में और फर्टिलाइजेशन में हेल्प कराने का। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें, इनके पार्ट्स हमने पिछली स्लाइड्स में आपको बताई दी थी क्या काम होते हैं। अब चलिए, मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है वो चीज़ें हम पढ़ते हैं। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम चीज़ें मोस्ट ऑफ द चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, मेगास्पोर का बनना। फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय मेयोटिक डिवीजन इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। दिस प्रोसेस टेक
टेक प्लेस इन द ओव्यूल। इस ओव्यूल के अंदर ये क्या होता है, इस ओव्यूल के अंदर ये सारा काम होता है जहाँ पर आपके मेगास्पोर्स बनते हैं। मेगास्पोर एमएमसी से यहाँ पर अभी वो नहीं बना है, एमएमसी ही बना है अभी आपका, वो आपके ये क्या कहते हैं फीमेल गैमेट अभी बना नहीं है, ठीक है। तो अभी सिर्फ मेगास्पोर बने हैं जो एमएमसी सेल से बने हैं। फिर क्या होता है आपका ओव्यूल डिफरेंशिएट होता है। ओव्यूल डिफरेंशिएट्स अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल्स इन द माइक्रोपिलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस। एमएमसी अंडरगोज म्योटिक डिवीजन दैट रिजल्ट्स इनटू द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर। इसने क्या बोला, जो ओव्यूल है वो डिफरेंशिएट होता है सिंगल मदर सेल, एक सिंगल मदर सेल बनाता है ओव्यूल, ठीक है, इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसेलस। जो न्यूसेलस का माइक्रोपाइलर रीजन है, ये चीज़ यहाँ पर बनेंगे आपके मेगास्पोर्स, ठीक है। फिर जब ये एमएमसी, जब ये मेगा मदर सेल जब ये मियोटिक डिवीजन के लिए जाती है तो कहाँ किसका प्रोडक्शन होता है, 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, ठीक है। 4 मेगास्पोर्स बन गए आपके, ठीक है, 4 बन गए। इन मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट 3 megaspores degenerate, 1 megaspore develop into female gametophyte embryo sac। ये चीज़ याद रखो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। उन्होंने क्या बोला है कि मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग में 3 ये जो मेगास्पोर होते हैं, 4 बने थे बेटा, 3 तो डिजनरेट हो जाते हैं लेकिन एक क्या डेवलप करता है, एम्ब्रियो सेक डेवलप करता है, जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे, ठीक है। तो द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर, जो फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करता है माइटोटिकली, मियोटिकली नहीं, माइटोटिकली, टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू अपोजिट पोल टू फॉर्म 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक। तो 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन रिजल्ट्स इनटू 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक। अब देखिए इन्होंने क्या बोला, इस चीज़ को याद रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोला कि न्यूक्लियस की जो मेगास्पोर होती है फंक्शनल, वो माइटोटिकली उन्होंने डिवाइड किया। माइटोटिकली मतलब माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, इक्वेशनल, उतने ही बनेंगे इक्वल से। तो इसने 2 बनाए, ठीक है। जब 2 बनाए, एक से बने 2, तो एक से बन गए थे 2, हो गए थे 2 न्यूक्लियाई। मूव टू अपोजिट पोल गए, उन्होंने 2 न्यूक्लियर एम्ब्रियो सेक बना लिया। तो 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन हुए, तो 2 और सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन हुए, तो मतलब क्यूब, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 ही तो बनेंगे, क्योंकि एक हो चुका है तो 2 बन गए, तो 2 और होंगे तो उसमें 2 2 और बनाएंगे, तो कितने होंगे, 2 मोर सिक्वेंशियल होंगे, क्यूब कर दो उसका, तो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई सराउंडेड बाय सेल वॉल एंड रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई पोलो न्यूक्लियर सिचुएटेड बिलो द एग अपैरेटस। तो जो इसमें 6 होंगे वो तो सराउंडेड हो जाएंगे सेल वॉल से, ठीक है, और जो दो बच जाएंगे न्यूक्लियाई, वो कहाँ सिचुएट हो जाएंगी, एग अपैरेटस पे जाके सिचुएट हो जाएंगी। तो 3 सेल्स आर ग्रुप्ड एट माइक्रोपैलर। क्योंकि 3 सेल्स क्यों हो गए, क्योंकि पहले ही एक सेल जो 3 जनरेट हो जाती हैं, एक पहले ही पाइलर एंड पर जाकर बन जाती हैं, 2 और न्यूक्लियाई चली जाती हैं, तो 3 बन गई, ठीक है। और ये क्या बनाती हैं, एंटीपोडल सेल्स का फॉर्मेशन करती है चलाइजल एंड पे। और एट मेच्योरिटी एम्ब्रियो सेक इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड हो जाता है। और जब एम्ब्रियो सेक मैच्योर होगा तो वो 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल स्टेज पे पहुंच जाता है, 7 सेल स्टेज। आई नो आपको थ्योरी में समझ में नहीं आएगा, नेक्स्ट हम डायग्राम में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए ये है डायग्राम, इसमें हम चीज़ें पढ़ते हैं कैसे क्या क्या चीज़ें हुई थी। ये आपको पता है माइक्रोपैलर एंड न्यूसेलस, आपको पता है मेगास्पोर मदर सेल। ये रही मेगास्पोर मदर सेल ने क्या करा, जब मेगास्पोर मदर सेल आपकी क्या बनाई, उन्होंने टेट्राड बनाए थे, 4 बनी थी, डिफ्रेंशिएट हुई थी, तो एमएमसी से 1 बनी तो इन्होंने 4 बनी, ये आपके 4 बन गए, टेट्राड सेल बन गए, 1 2 3 4, यही चीज़ें हुई, ठीक है, यही चीज़ें हुई ना, 4 सेल बन गई। 4 के बाद क्या हुआ था, 4 में से एक आपकी क्या हो गई थी, जब आपकी सेल्स थी वो डिजनरेट हो गई थी, एक आपकी इधर पहुंच गई थी, ठीक है, यहाँ पर पहुंच गई थी, एक न्यूक्लियस आपका यहाँ पर था ही, वो बच ही गया था, ये यहाँ पर पहुंच गई। फिर क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, इस तरीके से 2 आपकी यहाँ पर हुई, 2 न्यूक्लियस थे, इन्होंने क्या किया, माइटोटिक डिवीजन किया, 2 एक से बने 2, 2 बन के 2 2 4 हो गए। फिर 2 एक और 2 सीक्वेंशियल और हुए थे, 2 सीक्वेंशियल आपके और हुए थे, 2 सीक्वेंशियल में ये बन गए 4 इधर 4 इधर, ये 8 हो गए,
ठीक है। सिनर्जिड्स पे आपके एग थे, सेंट्रल सेल पे 2 बच गए, 2 पोलर न्यूक्लियाई थी और एंटीपोडल्स पे पहुंच गए। तो चलाइजल एंड पे, एंटीपोडल्स एंड पे जब ये और डिफ्रेंशिएट हुआ, चलाइजल एंड पे 3 जाकर लग गए, पोलर न्यूक्लियाई 2 यहाँ पर थी, एक सेंट्रल सेल हो गया, एक एग हो गया, ये सिनर्जिड्स थी, और यहाँ पर आपके ये माइक्रोपिलर एंड है, जो यहाँ पर ये हमने माइक्रोपिलर एंड ये जो पढ़ा था, यहाँ पर इस तरीके से उल्टा हो जाएगा, एंटीपोडल्स इधर आ जाएंगे। इसी को बोलते हैं हम 8 न्यूक्लिएट। 8 न्यूक्लियस तो कैसे फॉर्म होता है पता चल गया था, और 7 सेल्स हो जाते हैं, 7 सेल स्टेज हो जाएगी। आया समझ में? ये 7 सेल स्टेज हो जाती है। 8 न्यूक्लियस आपको पता ही था, 7 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्स स्टेज। तो इसी को डबल, यहाँ पर ही ये चीज़ें जब फर्टिलाइजेशन होगा, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन पे हम आगे पढ़ेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है किस तरीके से ये स्टेजेस बनती हैं, वो सारा उस थ्योरी में लिखा हुआ, और मैं आपको डायग्राम भी एक्सप्लेन कर दिया है। ये तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। चलिए आगे हम पढ़ते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? अब देखिए, मेल गैमेट बन गया, फीमेल गैमेट बन गया, अब पोलन का ट्रांसफर होना है, मतलब मेल गैमेट को जाना है फीमेल गैमेट के पास फॉर द फर्टिलाइजेशन। अब होगा आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट। प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे, फर्टिलाइजेशन देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। पॉलिनेशन मतलब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना एंथर टू स्टिग्मा, स्टिग्मा के पास जाना, एंथर से रिलीज होकर कहाँ पर जाएगा? ये स्टिग्मा के पास जाएगा। तो अब पॉलिनेशन के कुछ टाइप होते हैं, ठीक है। तो पॉलिनेशन के जो टाइप है, 3 टाइप के पॉलिनेशंस होते हैं। एक होता है ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी एंड जेनोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर मतलब सेम ही आपका स्टिग्मा होगा, सेम ही आपका पोलन ग्रेन होगा, सेम फ्लावर का ही, सेम फ्लावर पे ही पॉलिनेशन होना, दैट इज ऑटोगैमी। अब इसमें 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, एक तो होते हैं क्लिस्टोगैमस कंडीशन होती है, एक चैज्मोगैमस कंडीशन होती है, पूछी जाती है। फ्लावर विच डू नॉट ओपन, क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर ऑटोगैमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस अ शॉर्ट सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा। इसमें क्लिस्टोगैमस क्या होता है? विच डू नॉट अलाउ क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, खुद ही का फ्लावर, खुद ही का एंथर और खुद ही का ही आपका एग होगा। ये नहीं कि स्टिग्मा पे कोई लैंडिंग नहीं होगी, सीधा पोलन ग्रेन क्या करेगा? नीचे ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा और सीधा एम्ब्रॉय सैक में जाके एंटर हो जाएगा, ठीक है। और चेस्मोगैमस क्या होता है? एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा, उसका जो एंथर होता है वो एक्सपोज्ड होता है, और स्टिग्मा भी। तो इसका मतलब ये है कि इस पर कोई भी आके, मतलब स्टिग्मा पे कोई और भी यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन, देखो ऑटोगमी को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है कि एंथर किसी और का, स्टिग्मा किसी और का, उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। तो चेस्मोगैमस फ्लावर में आपका क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस हो सकते हैं, क्लिस्टोगैमस में नहीं होते, क्योंकि जो उसका स्टिग्मा है वो फ्लावर है जो कि ओपन नहीं होता। जब वो ओपन ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली कहीं और से पोलन ग्रेन आकर आपके स्टिग्मा पे बैठेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, तो फिर पॉलिनेशन होगा ही नहीं। और चेस्मोगैमस में ऐसी कंडीशन नहीं होती, उसमें हो सकता है। तो जिटेनोगैमी क्या कहते हैं? जिटेनोगैमी का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट के। सेम प्लांट के मतलब सेम प्लांट के इस तरीके से होगा, एक प्लांट है, एक फ्लावर इधर है, एक फ्लावर इधर है, इस फ्लावर का पोलन ग्रेन इस फ्लावर पर आ गया, तो इसको जैसे इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जेनेटिकली इट इज सिमिलर, जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगमी सिंस द पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट। सेम प्लांट से आ रहे हैं तो ये जेनेटिकली सिमिलर होंगे ऑब्वियसली। जिसका सेम प्लांट का अगर पोलन और उसका मेल और फीमेल गैमेट सेम होगा तो जो ऑब्वियसली है तो वो अपने पेरेंट्स से ही मिलते जुलते ही होंगे। जेनोगैमी होगा ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट, और सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज है बट प्लांट ही डिफरेंट है। यहाँ पर जिटेनोगेमी में सेम प्लांट था बट यहाँ पर डिफरेंट ही प्लांट है, डिफरेंट प्लांट के फ्लावर है, लेकिन स्पीसीज उनकी क्या है? सेम है। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं। तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कौन कौन से हो सकते हैं? किसके थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है आपका? वाटर, विंड, हवा आई, पानी में बहकर आए पॉलन ग्रेन्स तो गिर गए, वाटर, हवा आई, बायोटिक हो सकते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, बायोटिक फैक्टर्स इंसेक्ट्स
A butterfly, honey bee, a large number of pollen grains are produced by plant using abiotic mode of pollination. Most of the pollen grain are wasted during transfer. बहुत सारे पोलन ग्रेन्स हमारे ऑब्वियसली वेस्ट भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा क्या होता है, जब हवा चलती है बहुत सारे पोलन ग्रेन गए, पता चले वो किसी उस फ्लावर तक पहुंच ही ना पाए, बह गए, आधे उधर उधर चले गए, तो काफ़ी वेस्ट भी होते हैं एबायोटिक मोड पे। लेकिन जब जैसे इंसेक्ट्स होते हैं, जब वो किसी फ्लावर पे कहते हैं ना उसका जो रस है उसको सक करने के लिए बैठते हैं, बटरफ्लाई या इंसेक्ट, तो उनके पैरों पे भी एंथर पे बैठते हैं, तो पैरों पे भी पोलन ग्रेन्स क्या होता है, चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। देन वो उड़ के फिर उसी प्लांट के या सिमिलर प्लांट के फ्लावर पे चले गए। सपोज करो एक फ्लावर से सक किया, उसका रस खत्म हो गया, दूसरे पे चले गए शहद बनाने के लिए, तो सेम फ्लावर पे गए ना, सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे। वो जिटेनोगेमी वाली कंडीशन, वो क्लिस्टोगैमस वाली कंडीशन भी हो सकती है, जिटेनोगेमी वाली कंडीशन होगी, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया ऑन सेम प्लांट, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है सेम प्लांट पे, मतलब डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे चले गए, तो उसका पॉलन गलती से स्टिग्मा पे चला गया, और स्टिग्मा से फिर वो धीरे से कहाँ चला गया, ओवेरी में चला गया, और फर्टिलाइजेशन हो गया। तो इस तरीके से पॉलिनेशन हो सकता है, इन्हीं को एजेंट्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ अडेप्टेशन है इन फ्लावर ऑफ पॉलिनेशन में। तो जैसे कि विंड पॉलिनेशन होता है, विंड पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन लाइट नॉन स्टिकी विंग्ड होंगे। एंथर वेल्व, जब अगर विंड पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब हवा के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, तो वो फ्लावर का अडेप्टेशन कैसा है, मतलब वो फ्लावर कैसा है। दैट मीन्स कि आपका जो पोलन ग्रेन होगा वो लाइट होगा, नॉन स्टिकी विंग्ड होगा, जो आराम से उड़ सके। एंथर एक्सपोज्ड होगा, ऑब्वियसली अगर एंथर ही एक्सपोज नहीं होगा तो हवा से पोलन ग्रेन्स कैसे निकलेंगे। अगर एंथर बंद होगा एकदम, तो कितनी भी हवा चले पोलन ग्रेन्स निकलेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। स्टिग्मा लार्ज होना चाहिए, फैदरी होना चाहिए, सो दैट क्या हो, आराम से आके स्टिक हो जाए आपके पोलन ग्रेन। फ्लावर वन ओव्यूल होना चाहिए, अरेंज इनफ्लोरेसेंस, वो इस तरीके से होना चाहिए, इनफ्लोरेसेंस में अरेंज्ड होना चाहिए, एक ओव्यूल होना चाहिए, जिसकी कॉर्न कॉब, कॉटन और डेट पाम इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, वाटर पॉलिनेशन का सेकंड, अब विंड था, अब वाटर पॉलिनेशन बायरोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स एल्गी में होता है। इनके मिसैलेनियस की कवरिंग होती है पोलन ग्रेन की, ताकि पानी में ये पोलन ग्रेन खराब ना हो, इसकी कवरिंग होती है। फ्रेश वाटर प्लांट्स वेलेनेसिया, हाइड्रेला, सी ग्रास, जोस्ट्रा, इनमें ये वाटर पॉलिनेशन होता है। ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। मेन फीचर ऑफ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, प्रोड्यूस पोलन ग्रेन इन लार्ज नंबर, डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, को ये नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये लार्ज नंबर पे पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। चलिए, इंसेक्ट पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन में क्या होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन फ्लावर इसका लार्ज होगा, कलरफुल होगा, फ्रेगमेंट होगा, रिच इन नेक्टर होगा। नेक्टर मतलब रस, उसी तरीके से जिसको आके क्या करेगा, कोई भी इंसेक्ट आएगा उसको सक करेगा। ठीक है, पोलन ग्रेन स्टिकी होगा, स्टिग्मा भी स्टिकी होगा, और सर्टेन रिवॉर्ड्स टू पॉलिनेटर्स, नेक्टर, एडिबल पोलन ग्रेन्स होनी चाहिए फूड की तरह, प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर लाइंग एग्स, तभी ही आपका क्या हो सकता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन हो सकता है। यूका एंड अमॉर्फिलस ये एग्जाम्पल है, अमॉर्फोफैलस। ठीक है, ये एग्जाम्पल याद कर लेना, आ भी सकते हैं पूछने के लिए, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए, तो ये था आपका, हमने ये सारी चीज़ें, अब कैसे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, कैसे कैसे पोलन और पिस्टल का इंटरेक्शन होता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी कंप्लीट फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। 2 पार्ट्स इसके मैं बना रही हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये रिवीजन वीडियो समझ में आई होगी। इट आल्सो हेल्प्स यू अलॉट। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इफ़ यू हैव डाउट प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एंड अच्छी से प्रिपरेशन करना। सी यू इन द